आज के वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आंसर से होगा 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और इसमें जो 22 अप्रैल लिखा हुआ है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला वाला ऑप्शन जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और जो 22 मार्च लिखा हुआ है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बता दें इसमें जो 5 जून लिखा हुआ है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आपको बता दें जो जैव विविधता है, जैव विविधता के 3 प्रमुख घटक हैं। जैव विविधता के 3 प्रमुख घटक हैं। 3 प्रमुख घटक हैं कौन कौन से? पहला है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। दूसरा है जातीय विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। ये घटक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? तो देखिए बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है। बैसिलस थोरेंजिएसिस होता है बीटी फॉर। और ये जो बैसिलस थोरेंजिएसिस है ये एक जीवाणु होता है, जीवाणु। और यह जीवाणु मृदा में पाया जाता है। मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु है, मृदा में पाया जाता है। और आपको बता दें कि इस जीवाणु की कुछ जातियां, इसकी कुछ जो जातियां होती हैं, कुछ जातियां होती हैं उनके उसमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनता है। उनमें एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनता है। इसकी कुछ जातियों में क्रिस्टलाइन प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन को क्राई प्रोटीन भी कहा जाता है। क्राई प्रोटीन, यह प्रोटीन कीटों के लार्वा के प्रति हानिकारक होती है। कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी होती है, प्रतिरोधी जो क्राई प्रोटीन्स होती है। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल का प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर था। मीठी मटर मत लगाइएगा, उद्यान मटर था। मेंडल ने 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था मटर के। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों पर प्रयोग किया। 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था। कौन कौन से लक्षण थे अगर पूछा जाए तो लंबाई, तने की लंबाई थी, तने की लंबाई थी। पुष्प की स्थिति थी, पुष्प की स्थिति। पुष्प का रंग था, याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फली का रूप था, फली का रूप था और फली का रंग भी था। और बीज की आकृति, बीज की आकृति थी और बीजों का रंग था, बीजों का रंग। तो तने की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रूप, फली का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग, इतने सारे 7 लक्षणों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और पौधा कौन सा था? उद्यान मटर का लिया था। और मेंडल ने 2 प्रयोग बड़े बड़े किए, 2 प्रयोग, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। और इन प्रयोगों पर आधारित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। 3, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। सारे नियम, सारे प्रयोग मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। देखिए फाइलेरिया जो बीमारी है ये सूत्रकृमि से उत्पन्न होती है, सूत्रकृमि से। और सूत्रकृमि पूछा जाए कि किस संघ में आता है तो निमेटोडा, निमेटोडा। तो ये एक तरीके का निमेटोड होता है सूत्रकृमि। और जो फाइलेरिया बीमारी है इसे हाथी पांव भी कहा जाता है, हाथी पांव या एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, एलिफेंटिएसिस रोग भी कहा जाता है इसे, या फिर फील पांव कहा जाता है। फील पांव भी इसका नाम है फाइलेरिया का। कई सारे कुछ मतलब नाम है इसके और अलग अलग घुमाकर इसको पूछा भी जाता है उन नामों से।
और ये सूत्रकृमि का अगर नाम पूछा जाए तो वाउचेरेरिया ब्रैंकैफ्टाई होता है। ये सूत्रकृमि है जो निमेटोड है, वाउचेरिया ब्रैंकैफ्टाई, ये कारक होता है, कारक। और वाहक की अगर बात की जाए, इसको फैलाता कौन है, तो वाहक है मादा या संक्रमित, आप कह सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा, संक्रमित क्यूलेक्स पाइपियंस। संक्रमित क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर जो होता है ये इसका वाहक होता है, इसको फैलाता है। और जो कारक है, जो फैक्टर है, ये क्या है, कारक है वाउचेरेरिया ब्रैंकैफ्टाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल का मतलब है सत्य फल ना हो, असत्य फल हो, कूट फल हो, उनको आभासी फल कहा जाता है। जैसे सेब है, आभासी फल है। नाशपाती है, नाशपाती भी आभासी फल होता है। ऐसे ही जो बैंगन होता है ये भी आभासी फल है। रसभरी है, ये भी आभासी फल है। कहने का मतलब ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किन्हीं अन्य भागों से होता है उसे ही आभासी फल कहा जाता है, या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, या फिर कूट फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आभासी फल वाला, और यह भी कई बार पूछा गया है। अब मनुष्य में लिंग गुणसूत्र, अगर पुरुष की बात की जाएगी तो पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री की बात की जाएगी तो स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पुरुष में XY और स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र, यानी 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र की बात की गई है तो 2 लिंग गुणसूत्र होंगे। मनुष्य की बात की गई है तो मनुष्य का मतलब होता है स्त्री पुरुष दोनों, तो इन दोनों में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बचे 44, तो 44 ऑटोसोम हो जाएंगे, यानी अलिंग गुणसूत्र। तो 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये एक कोशिका का होता है। मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम लिखिए या पूरा रूप लिखिए कहा गया है। तो देखिए जो HIV है इसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, HIV का पूरा नाम है। और जो HIV वायरस है यह कौन सा रोग फैलाता है, एड्स रोग फैलाता है। AIDS एड्स रोग फैलाता है। और एड्स रोग क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है हमारे। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एड्स रोग को फैलाता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। अगर एड्स का पूरा नाम पूछा जाएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। फिर अगला है PCR का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए जो PCR का पूरा नाम है, पूरा रूप है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है PCR का पूरा नाम। और आपको बता दें ये तो नाम हो गया PCR का पूरा, और ये करता क्या है, इसका काम पूछा जाए तो एक तरह से फोटोकॉपी मशीन की तरह से होता है। फोटोकॉपी मशीन की तरह से होता है। अब प्रश्न आता है कि फोटोकॉपी फिर किसकी करता है, तो डीएनए खंडों की फोटोकॉपी करता है। जब वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसके बाद में PCR किया जाता है, तो जो डीएनए के खंड होते हैं उनको ये फोटोकॉपी करता है। और आपको बता दें PCR की अगर खोज पूछी जाए तो कैरी मुलिस ने की थी। कैरी मुलिस ने PCR की खोज की थी, सन 1985 ईस्वी में की थी कैरी मुलिस ने PCR की खोज। और आपको बता दें जो PCR है इस विधि में टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। देखिए चूंकि यूपी बोर्ड परीक्षा है इसलिए उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम सारस होता है। चाहे अंग्रेजी में क्रेन कह दो या फिर सारस राज्य पक्षी होता है। अगर राजकीय पशु की बात की जाती तो 12 सिंघा होता है।
बारहसिंघा राजकीय पशु होता है। तो राजकीय पक्षी सारस या क्रेन, राजकीय पशु क्या होगा, बारहसिंघा हो जाएगा। अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाती, राजकीय वृक्ष की बात, तो राजकीय वृक्ष अशोक है, अशोक, राजकीय वृक्ष अशोक है। अगर यहां पर राजकीय पुष्प की बात की जाती तो राजकीय पुष्प पलाश है, पलाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असंग जनन क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। असंग जनन एपोमिक्सिस होती है, तो कुछ जो पौधे होते हैं उन पौधों में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता है। युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और ऐसे ही नए पौधे बन जाते हैं, नए पौधे ऐसे ही बन जाते हैं, उनका ऐसे ही निर्माण हो जाता है। इसे ही असंग जनन कहा जाता है, जैसे नींबू में, जैसे नींबू में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो देखिए जब डीएनए से आरएनए, आरएनए और आरएनए से, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है या प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसे ही सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। अगर सेंट्रल डोग्मा पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, चित्र सहित समझना चाहते हैं, तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इसकी परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ही सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। तो कुछ छोटे छोटे से थोड़ा सा पॉइंट लिखना है आपको। देखिए जो कैंसर है ये असंक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग होता है, इसलिए कहा गया है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। और इसमें अति पीड़ा होती, अति पीड़ादायक रोग है, पीड़ादायक रोग है, बहुत दर्द होता है और गंभीर रोग है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है इसलिए गंभीर रोग है। और होता कैसे है, तो जब कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, जब विभाजन होता है, कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं और अनियंत्रित होकर के ट्यूमर बना लेती हैं, ट्यूमर का निर्माण कर लेती हैं, तो वही कैंसर बन जाता है। और ये अगर पूछा जाए होता कैसे, तो पूछा क्या जाए, टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी में ये भी आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं, तो जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान करने वालों को कैंसर हो जाता है। तंबाकू जो लोग चबाते हैं, तंबाकू चबाने वालों को कैंसर हो जाता है या हो सकता है। और जो लोग रसायनों का प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग मतलब जैसे निकोटीन, निकोटीन का प्रयोग करते हैं, चरस का प्रयोग करते हैं, गांजा का प्रयोग करते हैं, कैफीन का प्रयोग करते हैं, तो उनको भी कैंसर हो सकता है। फिर अगला है बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है। देखिए बायोपायरेसी क्या होती है, किसी एक देश के द्वारा, मान लीजिए ये कोई देश है, किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का, इसमें जो जैविक संसाधन पाए जा रहे हैं इस देश में, इन जैविक संसाधनों का बिना इसको बताए ये चोरी कर ले, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। मतलब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों को चोरी करना बिना उसकी अनुमति के, बिना उसको बताए, तो उसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। देखिए तप्त स्थल हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं मोबाइल में आपके हॉट स्पॉट होगा, वो वाला नहीं है, लेकिन फिलहाल उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि उसकी एक रेंज होती है, उसी तरह से जैव विविधता की भी एक रेंज होती है। तो इसकी परिभाषा क्या आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, और वहां मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलापों से संकट पैदा हो गया है। तो ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है, वहां पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट पैदा हो गया है, इसीलिए उन्हें संरक्षण प्रदान की आवश्यकता है, प्रदान करने की जरूरत है। तो ऐसे क्षेत्रों को मेगा डायवर्सिटी जोन कहा गया है। तो इसी ऐसे ही मेगा डायवर्सिटी वाले जोनों को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है द्विनिषेचन को समझाइए। अब द्विनिषेचन क्या होता है, तो देखिए जैसे ये भ्रूण कोश था,
भ्रूणकोश में यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक था, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, यहाँ पर अंड कोशिका थी। पोलन ट्यूब में 2 नर युग्मक थे, एक नर युग्मक उसमें जाकर के अंड कोशिका से संलयित हो गया, अंड कोशिका से, और दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से या दुगुणित केंद्रक से संलयित हो जाता है। तो चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। अगर लिखने की बात है कि कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो पुष्पीय पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, 2 बार निषेचन होता है। जब कब होता है 2 बार निषेचन? जब पराग नलिका, भाई परागकण अंकुरित हुआ तो पराग नलिका बनाता है अंकुरित होकर के, तो जब पराग नलिका से मुक्त हुए दोनों जो मुक्त हुए केंद्रक थे, मुक्त हुए नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। इस तरह से आप परिभाषा लिख देंगे। फिर अगला है मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए परिभाषा लिखने के साथ इसमें चित्र भी बनाइएगा ताकि अच्छे नंबर मिलें। फिर मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए कहा गया है। तो देखिए डीएनए मैपिंग इसमें की जाती है, डीएनए मैपिंग की जाती है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका प्रमुख उद्देश्य ये भी है, डीएनए मैपिंग के साथ साथ इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि मनुष्य के जीनोम का संगठन ज्ञात करना, उसकी संरचना ज्ञात करना, संरचना, उसके कार्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, ये इसके उद्देश्य होते हैं। और आपको बता दें इसी तरह से कई आनुवांशिक रोगों को भी दूर किया जा सकता है। अगर इन सब चीजों की जानकारी अच्छे से हो जाएगी तो आनुवांशिक रोगों को दूर किया जा सकता है, उन रोगों की पहचान की जा सकती है और वंशावली को निर्धारित किया जा सकता है, आनुवांशिक वंशावली को भी निर्धारित किया जा सकता है। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए और फुल वीडियो वॉच कीजिए। नेक्स्ट है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए जैव उर्वरक कहा गया किस प्रकार से मृदा की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव को जैव उर्वरक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव होते हैं जैव उर्वरक, और ये करते क्या हैं? तो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, मृदा की पोषक गुणवत्ता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे राइजोबियम था, राइजोबियम है, और इस तरह से नास्टाक है, जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, नीलहरी शैवाल है, जैसे धान के खेतों में उग जाता है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो इस तरह से मृदा की उर्वरता को ये बढ़ाते हैं। अगर इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्लोनिंग संवाहक कहा गया है, तो क्लोनिंग संवाहक एक छोटा सा डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु है। क्लोनिंग संवाहक क्या है? तो एक छोटा डीएनए अणु होता है, छोटा डीएनए अणु कहा गया है, जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करता है, जो उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट करता है या रेप्लिकेशन करता है या प्रतिकृति करता है, और उसमें किसी विदेशी डीएनए को भी जोड़ा जा सकता है, यानी उसमें किसी विदेशी डीएनए को भी जोड़ सकते हैं। और इसके उदाहरण अगर पूछा जाए तो जैसे प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। फिर अगला है नर के शुक्राणु का एक नामांकित आरेख चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं नर के शुक्राणु का। ऊपर थोड़ा सा चम्मच की आकृति का बनाएंगे, नीचे गर्दन में थोड़ा सा हल्का सा बनाएंगे, और इसके बाद पूंछ बना देंगे। तो ये हो जाएगा सिर इसका, ये हो जाएगी गर्दन, या ग्रीवा भी आप लिख सकते हो, ग्रीवा, चाहे गर्दन लिखो चाहे ग्रीवा लिखो। ये हो जाएगी पूंछ। इसकी गर्दन में सर्पिलाकार माइटोकांड्रिया पाई जाती है, माइटोकांड्रिया आप लिख दीजिए। और यहाँ पर एक केंद्रक होता है, केंद्रक लिख दीजिए। यहाँ पहले ऊपरी भाग जो होता है इसका, आगे का भाग, उसे एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम लिख दीजिए। तो इस तरह से नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो अपूर्ण प्रभाविता है, इसमें इन्होंने
जो कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने एक लाल फूल लिया था, लाल फूल, और एक सफेद फूल लिया था, सफेद फूल। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो इन्हें गुलाबी फूल प्राप्त हुआ था। गुलाबी, देखिए यहां पर जो ना तो लाल है ना तो सफेद है, गुलाबी फूल प्राप्त हुआ। ना तो इसके कोई गुण आए ना तो इसके कोई गुण आए हैं, गुलाबी एक तीसरा लक्षण प्रकट हो गया। जबकि जो सह प्रभाविता है, सह प्रभाविता में क्या था, एक लाल सांड था, लाल सांड लिया था, और एक सफेद गाय ली थी, सफेद गाय ली थी। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो यहां पर इसके जो इनकी जो संतान हुई थी, संतान में लाल बाल भी थे और सफेद बाल भी थे, यानी दोनों के गुण थे। ये लाल बाल भी बीच बीच में थे और बीच बीच सफेद बाल भी थे, यानी चितकबरी संतान पैदा हुई, चितकबरी संतान पैदा हुई। तो ये विशेष अंतर है। फिर अगला है, अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है। अमीबता और मलेरिया का संचरण, देखिए पिछले मैंने मॉडल पेपर में आपको समझाया था, अगर खाने पीने की वस्तुएं इन्फेक्टेड हैं, उनको कोई खाता पीता है तो ये इस तरह से फैल जाते हैं। और जो मलेरिया है, इसको मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है। और ये होता कैसे है, तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ संघ का जीव है, इसके कारण होता है। और इस प्लाज्मोडियम जीव को लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर ले जाती है। जबकि जो अमीबता रोग है, ये जल में गंदगी की वजह से, भोजन में गंदगी की वजह से हो जाती है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। फिर अगला है, जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए जीन चिकित्सा क्या है, तो जीन चिकित्सा भी पीछे पेपर में आया था, तो इसको उधर से ही देख लेंगे आप लोग। और अगर आप वहां से नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहां से अभी आप देख सकते हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी आणविक कैंची। देखिए एक इसमें बैक्टीरिया था और बैक्टीरिया पर किसी ऐसे वायरस ने अटैक किया जो बैक्टीरियोफेज था, और इसने अपने डीएनए को डाला। तो इस डीएनए से, इसके डीएनए से बचने के लिए बैक्टीरिया ने एक विशेष तरीके का एंजाइम का श्रावण किया। तो ये जो एंजाइम था, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, इसने इसके डीएनए को कट कर दिया, इस तरह से इसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए से बच लिया। तो इसे ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। इस एंजाइम का प्रयोग डीएनए को कट करने के लिए वैज्ञानिक लोग करते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप चैनल से जाकर के आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सर्च करके देख सकते हैं। फिर अगला है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज डीएनए को बाइंड करने का काम करता है। बाइंड, जब डीएनए द्विगुणन या रेप्लिकेशन आपको समझाया था डिटेल से, उसने आपको बताया था कि डीएनए लाइगेज का क्या कार्य होता है। ये एक तरीके का एंजाइम है जो डीएनए द्विगुणन में भाग लेता है। फिर नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए। तो देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये अपराधियों को पकड़ने, वल्दियत के झगड़ों को निपटाने और पिता पुत्र की संतान को बताने आदि में यूज किया जाता है। और इस पर फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, इसके उपयोग, इसकी कार्यविधि, सारा कुछ चित्र सहित मैंने समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग एवं उनकी रोकथाम बताइए। मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग, तो मच्छरों से कई तरीके के बुखार हो जाते हैं और ये मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए मच्छरों से बचना चाहिए। अब फुल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में विभेद कीजिए। देखिए शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में अंडे का निर्माण होता है। दोनों में अंतर बताना है, तो दोनों में अंतर आप बता सकते हैं। चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लीजिए इस वीडियो को। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का, तो इस तरह से आप बना सकते हैं चित्र। यहां पर ओवरी हो जाएगी इस तरह से, और पूरा डिटेल से समझा सकते हैं। तो वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को वहां से जाकर के देखिए। अथवा ये नहीं करते हैं तो करेंगे, एक संकर संकरण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए जो मेंडल का पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण के नियम में मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए और शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था तो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर इसके बीच में इन्होंने फिर से क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने पर इन्हें शुद्ध लंबे, संकर लंबे
और शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए थे। इस तरह से 1:2:1 के अनुपात में जीनोटाइप के अनुपात में, जीनोटाइप में 1:2:1 था, जबकि फिनोटाइप का अनुपात 3:1 के अनुपात में पौधे को प्राप्त हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्ष व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देखिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो परजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए, ऐसे जंतुओं को मानव को क्या लाभ है, ऐसे जंतुओं से मानव को क्या लाभ है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप हमारे चैनल से इस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर अगला है, जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तरों को परिभाषित कीजिए और इसको क्यों संरचित किया जाता है। इस पर भी फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, समिष्टि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। इस पर भी फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देखिए। तो इस तरह से पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।